नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हमारे साथ राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ रोहित अग्रवाल जी हैं, जो लगातार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपने कैरियर में जहां इंडस्ट्रियलिस्ट होने का एक अच्छा तगमा उन्होंने हासिल किया है, तो वही एक अच्छे राजनीतिज्ञ भी हैं। आज उनसे सीधे रूबरू होंगे और जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी किस स्तर पर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेगी, साथ ही कैसे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। काफी लंबा उनका राजनीतिक अनुभव है। इसके साथ ही व्यापारी हैं, तो व्यापारियों की भी समस्याओं को लेकर लगातार प्रदेश सरकार को आईना दिखाने के साथ उनकी नीतियों का मुखर विरोध और इसके साथ किस तरीके से व्यापारियों को राहत दे सके, इसके बारे में लगातार वो संघर्षशील रहते हैं। हमारे साथ रोहित जी हैं। रोहित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज आवर पर। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो ऐसे में राष्ट्रीय लोक दल की क्या रणनीति रहेगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के जीती थी। भारतीय जनता पार्टी ने एक राजनीति को बदलने की बात की थी। उन्होंने बात की थी कि एक नए तरीके की राजनीति वो देश को देने जा रहे हैं। परंतु जो जनता ने देखा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमले निभाए हैं, उन्होंने जनता को हर तरीके से परेशान करने का काम किया है। आज आप देखिए, हर वर्ग आंदोलित है। आप जैसे क्योंकि मैं व्यापार प्रकोष्ठ से हूँ, तो मैं अगर व्यापारी से ही शुरुआत कर लूँ, तो आप जीएसटी लेके आते हो, जीएसटी में आप खुद क्लियर नहीं हो कि हमें जीएसटी में करना क्या है। आप उसके हर बार उसके चेंजेस लेके आ रहे हो, डेली बेसिस पे एक एक दिन में 4-4 बार चेंजेस हो रहे हैं। आज भी 5 साल हो चुके हैं जीएसटी को लाए हुए, उसके बाद भी आज भी क्लैरिटी नहीं है कि जीएसटी में उनके क्या नियम कानून है। वो क्लैरिटी अभी तक जनता तक नहीं है। अभी भी नियम कानून बदले जाते हैं। अभी बीच में हमने पीछे देखा था कि एक तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर रेड करना शुरू कर दिया था इन्होंने। हर व्यापारी परेशान हो गया था, हाहाकार मच गई थी प्रदेश के अंदर कि जिसको देखिए आप वहां पे आप पहुंच जा रहे हैं। आप इंस्पेक्टर राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय भी मैं महामहिम राज्यपाल जी से मिला और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जीएसटी के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि जो इस तरीके की रेड हो जाए। बिना इनपुट के आप रेड ही नहीं कर सकते थे। क्या ये रेड भारतीय जनता पार्टी के निकाय चुनाव से पहले केवल व्यापारियों पर दबाव बनाने? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का चंदा उगाही का एक तरीका था कि जिसके अंदर इन्होंने कोशिश की थी कि व्यापारियों को डरा के ये अपना चंदे को बढ़ा सकें। देखिए, निरंतर हर वर्ग को ये परेशान करने का काम करें। किसान देखिए, किसान नहीं, चंदा रोहित जी, चंदा किस प्रकार का? व्यापारी व्यक्तिगत चंदे के लिए या पार्टी चंदे के लिए इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं? देखिए, राजनीति के अंदर पार्टियां चंदा लेती हैं और उसे चलती हैं, परंतु व्यापारियों को इस तरीके से परेशान करके आप अपना व्यक्तिगत लाभ देखें, वो गलत है कहीं ना कहीं। आप जो नियम कानून में ही नहीं है। जब आप जीएसटी लेके आए तब आपने कहा कि इस तरीके की रेट हमारे नियम में ही नहीं है। कोई भी किसी भी प्रावधान के अंदर ऐसा नहीं था कि आप इस तरीके से आप 75 के 75 जिलों में आप इस तरीके से रेट कर सको एक साथ। बिना इनपुट के आप रेट किसी व्यापारी के यहाँ सर्च नहीं कर सकते हैं। परंतु इतना इंटेंसिव रेड हुई थी कि व्यापारियों में एक खौफ का माहौल पैदा हो गया था। पूरी की पूरी मार्केटें बंद हो गई थी। अगर राष्ट्रीय लोकदल आवाज ना उठाता तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने तो व्यापारियों का शोषण करने का पूरा ठेका ले लिया था। आप इसी कड़ी में देखिए, किसान आंदोलन, आजाद भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। आप काले कानून लेके आए, आपने हमेशा उनको कन्विंस करने की कोशिश की और आखिरी में आपको मानना पड़ा कि ये उद्योगपतियों के हित के कानून थे और आपको माफी मांग के उन्हें वापस लेना पड़ा। 700 किसानों की शहादत के बाद क्या अब हमें हर चीज के लिए, हर न्याय के लिए आप अपने व्यापारी मित्रों को आप लाभ पहुंचाने के लिए आप इस स्तर तक उतर जाएंगे कि 700 किसानों की शहादत के बाद आप कोई कानून को, अपनी गलती को मानेंगे? तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी विफल सरकार है। आज आप देखिए, जिन बेटियों ने देश में आपको गौरव बढ़ाने का काम किया, विदेश की धरती पे आपके झंडे को लहराने का काम किया, उन बेटियों को अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। आपका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसी स्थिति में आप क्या नारा लेके आ गए हैं? बेटी बचाओ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। नहीं, उसमें तो दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दिया है, जो सांसद हैं। देखिए, जिस तरीके से उस केस को हैंडल किया गया है, जिस तरीके से एक पॉस्को एक्ट के अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद आपने एक अपराधी को खुला छोड़ दिया, आपने उसको समय दिया कि आप सबूतों को मिटा सकें। आप कहीं ना कहीं आप सोचिए, जहां सरकार पूरी की पूरी नतमस्तक हो। हमने देखा बीच में फोटो आई, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किस मुद्रा में उनके सामने खड़े हुए दिखे। तो जिस व्यक्ति के सामने पूरी की पूरी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार नतमस्तक हो, उस व्यक्ति के सामने एक
पीड़ित कितनी देर टिक सकता है। और आपने 45-45 दिन तक अगर उसको व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, क्यों गिरफ्तारी होती है? इसीलिए तो गिरफ्तारी होती है ना, तो ताकि आप कहीं से भी किसी भी तरीके से आप तथ्यों को मोल्ड ना कर सकें, इसीलिए गिरफ्तारी की जाती है। जयंत चौधरी भी तो गए थे खिलाड़ियों के समर्थन में, उन्होंने सहयोग भी किया। उसके बाद हरियाणा में एक खा पंचायत हुई जिसमें खिलाड़ियों को समर्थन को लेकर ये कहा गया था कि खिलाड़ी किसी भी तरीके से दबे नहीं, उनके साथ किसान और नेता लोग हैं। तो आखिर उसका रिजल्ट क्या हुआ? खिलाड़ी दबे, या फिर ये कहा जाए कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया? खिलाड़ियों के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया और हम पूरी तरीके से समर्थन देने गए थे। जब उन्होंने हमसे समर्थन मांगा, हम समर्थन देने गए थे। कहीं भी अगर देश के अंदर अन्याय होगा तो उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल अपनी आवाज़ को मुखरता से उठाता रहेगा। देखिए, चौधरी अजीत सिंह जी जब थे और किसान आंदोलन चल रहा था और किसानों को भी इसी तरीके से सरकार ने कुचलने का काम किया था, किसानों को डराने का काम किया था, और तब वो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिख रहा था, बिखरता हुआ दिख रहा था। तब चौधरी अजीत सिंह जी ने खुद स्वयं इसमें आगे आके उन्होंने फोन किया किसान नेताओं को, उन्होंने कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हैं। तब उनके अंदर एक दोबारा एनर्जी आई और माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं गए वहां पे, और जाने के बाद उन्होंने समर्थन दिया। जब लगा सरकार को कि अब राष्ट्रीय लोकदल पूरी तरीके से इस आंदोलन के अंदर उतर जाएगा, तो सरकार बैकफुट पे आई और वो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं कामयाब हुआ उसके बाद। और इन्होंने जो जनता को दबाने की कोशिश कर रहे थे, किसानों को दबाने की कोशिश कर रहे थे, और जो उद्योगपति मित्रों के हित में जो कानून लेके आए थे उनको वापस लिया इन्होंने। तो देखिए, जब भी विपक्ष का काम यही है कि अगर जनता की कोई भी आवाज है वो सरकार तक पहुंचाए। बिल्कुल बिल्कुल। जहां आप अभी महिला खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि 2007 में यहाँ मायावती जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी उस समय भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख महेंद्र सिंह टिकैत ने मायावती जी के ऊपर एक जाति टिप्पणी कर दी थी महिला होने के नाते। उस समय जब मायावती जी ने उनको गिरफ्तारी करने को लेकर पुलिस फोर्स भेजा था, अजीत सिंह जी ने उसका विरोध किया था। तो कैसे देखते हैं, एक तरफ वो भी जहां अभी महिला खिलाड़ियों के साथ जो WFI के अध्यक्ष हैं सांसद ब्रजभूषण शरण, उनका आप कह रहे हैं कि हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में देखा जाए कि मायावती जब महेंद्र सिंह टिकैत की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस भेजती हैं, तो वहाँ चौधरी अजीत सिंह जी का स्टैंड अलग होता है। किस नजरिए से एक बात बिल्कुल क्लियर है, किसी भी दो घटनाओं को आप इक्वेट नहीं कर सकते। यहाँ पे जो घटना है, यहाँ पे जो घटना है, यहाँ महिला शोषण से रिलेटेड घटना है। यहाँ पे जो घटना है फिजिकल, मायावती जी को हल्के में क्यों लेते हैं? मैं बता रहा हूँ, मुझे पूरी बात रखने दीजिए। मायावती जी एक बड़ी नेता है, हम उनका सम्मान करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष है, उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री थे। जाति टिप्पणी करना, महिला अस्मिता पर सवाल करना महेंद्र सिंह जी द्वारा, और अजीत सिंह जी का सपोर्ट करना, टिप्पणी करना और किसी की अस्मत लूटना, ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं, ये दो अलग चीजें हैं। और किसी भी घटना पे कब हमने कौन सा स्टैंड लिया है, ये आपको समझना पड़ेगा कि क्यों लिया है और किस लिए लिया है। उन घटनाओं का कहीं ना कहीं हमें विस्तार से उस पर संज्ञान लेना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे एक बेटियों की अस्मत लूटी गई है, बेटियों के साथ अन्याय हुआ है। जिन बेटियों ने विदेश की धरती पे आपके झंडे को लहराने का काम किया, आपको सम्मान दिलाने का काम किया, जिन बेटियों के लिए आप कहते थे तो हमारी परिवार की बेटियां हैं, उन बेटियों को आज अपनी अस्मत के लिए, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। और अगर आप 2007 की घटना की बात करते हैं तो वो एक पॉलिटिकल घटना थी, जहां पे अगर कोई टिप्पणी हुई है तो उस टिप्पणी के बेसिस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की कोशिश सरकार द्वारा की जा रही थी। इसलिए उस स्टैंड के अगेंस्ट हमें खड़ा होना हमारे लिए जरूरी था। देखिए, जब भी अन्याय होगा तो आपको पक्ष देखना पड़ेगा कि वो अन्याय किस तरीके का है और क्या है। किन्हीं भी दो घटनाओं को आप कंबाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पटना में ही विपक्षी दलों की बैठक हुई है। RLD प्रमुख जयंत चौधरी ने अपने किन्हीं कारणों से उस बैठक में नहीं गए। हाथ तो मिले लेकिन दिल मिलते हुए नजर नहीं आए। क्या देखते हैं, किस तरीके से 2024 में क्या विपक्षी दल एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर पाएंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से जनता का निरादर किया जा रहा है, जिस तरीके से जनता के ऊपर आहत किया जा रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि एक बड़ा विपक्ष इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े। क्योंकि 2014 के बाद हमने देखा 2019 और 2017 के बाद हमने देखा 2022 में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने में RLD का स्टैंड क्या है? RLD का स्टैंड क्या है? बता रहा हूं मैं आपको। राष्ट्रीय लोकदल का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमने पत्र लिख के नीतीश कुमार जी को समर्थन देने का पूर्ण विश्वास दिलाया, और ये पहली बैठक थी। माननीय जयंत चौधरी जी विदेश में थे अपने पारिवारिक दौरे के कारण, तो इसलिए हम वहाँ पे फिजिकली उपस्थित नहीं हो पाए। और ये क्योंकि पहली बैठक थी, अभी ऐसी और बैठकें होती रहेंगी।
जो अनाउंस भी हो गई है कि दूसरी शिमला में बैठक होने जा रही है, हाँ, जो हाँ। कि जुलाई के महीने में है, तो उसमें माननीय जयंत चौधरी जी स्वयं उपस्थित रहेंगे। और हम तो निरंतर ये कहते रहे हैं कि देश के अंदर एक मजबूत विपक्ष होगा, तभी वो सरकार से लड़ पाएगा, क्योंकि सरकार को हमने देखा कि रोहित जी, वही मजबूत विपक्ष, अगर बात की जाए वही मजबूत विपक्ष जहां एक तरफ बनाने की बात करते हैं तमाम दल, जब यहां नीतीश कुमार जी आए केवल अखिलेश यादव जी से मिले, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से नहीं मिले। कैसे नजरिए से देखते हैं, क्या इस तरीके से गठबंधन आरएलडी का अन्य दलों को आगे चल पाएगा? 2024 में जनता के बीच कैसे विश्वास आप जता पाएंगे कि हम एक मजबूत विपक्ष हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जो आप चर्चा कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी लखनऊ आए थे और माननीय जयंत चौधरी जी लखनऊ में नहीं थे। माननीय जयंत चौधरी जी दिल्ली आवास पे थे, इस कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। जहां पे आपका उद्देश्य बड़ा होता है, वहां पे आप किसी से नहीं, दिल्ली में नीतीश कुमार जी आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करते हैं, लेकिन यहाँ जयंत चौधरी को नजरअंदाज करना, कहीं ये दिख नहीं रहा है कि अखिलेश यादव जी के दबाव की वजह से यहाँ जयंत चौधरी को उतना भाव नहीं दिया जा रहा है? ऐसा नहीं है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों एक ही विचारधारा के दल हैं। चौधरी चरण सिंह जी द्वारा जो बीज बोया गया था, उससे जो पेड़ निकला है, उसकी शाखाएं हैं। हमारी विचारधारा लगभग सेम है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी से ही समाजवादी पार्टी भी आई थी और राष्ट्रीय लोकदल भी वहीं से आती है, और हम दोनों उन्हीं विचारधाराओं को कहीं ना कहीं आगे लेके चल रहे हैं। हमारे नेताओं के बीच में एक अच्छी केमिस्ट्री है। हमारे दोनों नेता पढ़े लिखे नेता हैं। राजनीति के अंदर इन छोटी घटनाओं का कोई महत्व नहीं होता है कि कहाँ पे कब किसके साथ मीटिंग हुई, कब किसके साथ भोजन हुआ, कब किसके साथ हमने बैठ के चाय पी। तो इन घटनाओं का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं होता है। जहाँ पे आपको राजनीति के अंदर आपका उद्देश्य बड़ा होता है। हमारे लिए उद्देश्य है जनता का सेवा, जनता को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से हम निजात दिलाएं, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो ऐसी स्थिति में हम जो एक बड़ी विपक्षी ताकत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ साथ इसमें अन्य दल भी जुड़े, जैसे कि कांग्रेस व सामान्य विचारधारा के जो विपक्ष की विचारधारा के दल हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के पास 10 सांसद हैं, तो ऐसे बीएसपी से कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? तमाम दल जहां 17 दल एक हो रहे हैं, बीएसपी से क्यों नहीं? देखिए, मैंने आपको कहा कि जो बैठक पटना में हुई है वो पहली बैठक थी, वो शुरुआत है कहीं ना कहीं एकता बनाने के लिए। और अभी 2024 दूर है, अभी तो बहुत सारे दलों से बातचीत होगी, बहुत सारे दल जुड़ेंगे, बहुत सारे दल इसमें से निकलेंगे। तो और भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत कहीं ना कहीं एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ये एजेंडा चलाने की कोशिश करेगी, नहीं जी ये मीटिंग तो सक्सेस नहीं हुई, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी तरीके से एक ये सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर ये मीटिंग हुई। और एक जो हमारा फर्स्ट कट था, कि फर्स्ट कट ये था कि भाई सबको इकट्ठा करके एक सामान्य मंच पे बैठाना, तो आज इसमें हम सक्सीड हुए हैं। और आगे भी अन्य कई बैठकें होंगी जिसके अंदर रूपरेखा भी तैयार हो जाएगी, सीटों पे भी बात हो जाएगी, किन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम आगे जाएंगे उस पर भी बात हो जाएगी। तो ये चीजें आगे निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। आप पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष हैं व्यापार प्रकोष्ठ के, तो आपको लगता है कि आरएलडी कितनी सीटें इस बार अपनी समाजवादी पार्टी से या गठबंधन दलों से मांगेगी? क्योंकि पश्चिम में जो देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरे नंबर पर वहाँ आरएलडी का प्रभुत्व देखा जाता है। अभी हाल में निकाय चुनाव हुआ, हालांकि समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन नहीं था, फिर भी आप लोगों ने अच्छी कोशिश की और वहाँ आरएलडी को अच्छी जीत मिली। इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें आरएलडी मांगेगी? देखिए, जब आप बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, जब आप बड़ा हवन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं या कितनी सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहाँ पे मैटर ये होता है कि हम कहीं ना कहीं जनता के जो मन में बात है उसका सम्मान करें और जनता को हम वो सुविधा दे पाएं, वो सरकार दे पाएं जो वो चाहती है, जो जनता के मन की बात सुने, ना कि अपने मन की बात सुनाए। तो सीटें बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है कि सीटें कितनी राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा या समाजवादी पार्टी कितनी लड़ेगी या जो अन्य दल आएंगे, कांग्रेस आएगी, उसको कितनी सीटें मिलेंगी। जब आप बड़ा हवन कर रहे होते हैं, जब आप बड़ा यज्ञ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ये बहुत मैटर नहीं करता है कि नंबर्स क्या है। क्या समाजवादी पार्टी तय करेगी आरएलडी कितनी सीटें मिले? देखिए, कभी भी कोई भी गठबंधन, कोई भी दोस्ती होती है तो उसके अंदर दोनों व्यक्ति बैठ के एक संवाद करते हैं, उस संवाद से रिजल्ट निकलता है। अन्यथा तो अगर हम ये कह दें कि सब समाजवादी पार्टी तय करेगी, तो कल को आप कह दोगे कि जी क्या राष्ट्रीय लोकदल तय करेगा। तो विपक्ष कह रहा है कि चाहे जितनी, अगर सत्ता पक्ष की देख लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है विपक्षी दल चाहे जितनी भी बैठक कर लें,
इन बैठकों का कोई हल नहीं निकलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इसलिए थोड़ी ना चुना है कि विपक्ष के दरवाजे पे झांकते रहो कि वो क्या कर रहे हैं। आपको तो जनता की सेवा के लिए चुना है, जनता की सेवा आप कर नहीं रहे हो, जनता के लिए आप काम कर नहीं रहे हो, और वहां पे आप विपक्ष से आप चिंतित हो रही हो। ये तो दिखा रहा है ना, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखा रही है कि जो विपक्ष कर रहा है वो सही है और भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है पूरी तरीके से। तो यही तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को देश से उखाड़ फेंकने का काम करें, क्योंकि ये जनता के हित की सरकार नहीं रह गई है, ये कहीं ना कहीं स्वयं का हित तो देखती है। आज आप देखिए प्रदेश के अंदर या देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हर जिले में है, 5 स्टार कार्यालय, एयर कंडीशन कार्यालय, और जनता की क्या हालत है, 80 करोड़ लोगों को राशन के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अपने कार्यालय, अपनी पार्टी को तो मजबूत करते चले जा रहे हो। अगर हम देखें चंदे का भी, अगर हम सर्वेक्षण देखें तो भारतीय जनता पार्टी के चंदे का ग्राफ देखिए आप। आज सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी कैसे बन गए आप अमीर पार्टी? पिछले 9 सालों में आपने कौन सा ऐसा व्यापार किया जिससे आप सबसे अमीर पार्टी बन गए, परंतु आप आज बन गए। तो ये दिखाता है कि आपने अपना विकास तो किया पर जनता के मन की बात नहीं सुनी, आपने अपने मन की बात सुनाते रहे आप, और जनता का विकास करने का जो एजेंडा था उससे आप कहीं ना कहीं दूर छिटक गए। बिल्कुल, एक आपसे व्यक्तिगत भी सवाल है कि आप जहां एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, दूसरी तरफ आप अच्छे राजनीतिक हैं, तो आपने अपने व्यापारिक क्षेत्र से राजनीति की तरफ एक पदार्पण किया, ये कैसा अनुभव रहा, या कहाँ से आपको प्रेरणा मिली कि हमें राजनीति में जाना चाहिए, व्यापारी की समस्याओं को हल करना चाहिए? देखिए, जो भी व्यापारी है वो कहीं ना कहीं समाज सुधार के लिए काम कर रहा होता है, समाज के लिए काम कर रहा होता है। हम लोग एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में हैं, और ख़ास तौर से जिस समाज से मैं आता हूं वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में है जहां पे हमने एंटरप्रेन्योर के तहत हमने कहीं ना कहीं रोजगार प्रदान करने का काम किया है, हमने कहीं ना कहीं समाज के लिए, देश के लिए विकास करने का काम किया है। और हमारे परिवार की भी विचारधारा हमेशा से यही रही है कि हम क्या कुछ देश के लिए कर सकते हैं, क्या कुछ अपने समाज के लिए कर सकते हैं, अपने सराउंडिंग के लिए कर सकते हैं। तो हमारी एक हमेशा से ये विचारधारा रहती है कि सेवा भाव, तो उस सेवा भाव के तहत मैं राजनीति के अंदर आया। जब मैंने देखा कि व्यापार तो ठीक है, व्यापार में मैं एक सक्सेसफुल होने के बाद मुझे लगा कि अब इस परिवार को बड़ा करना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। तो उसके लिए एक राजनीतिक एक ऐसा माध्यम है जहां पे आप कहीं ना कहीं हर व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं, और आप निचले स्तर पे उतर के ज़मीन पे काम कर सकते हैं। तब मुझे ये लगा, मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैंने एक शराबबंदी की मुहिम चलाई। शराबबंदी की मुहिम का उद्देश्य हमारा ये था कि एक तरफ जहां पे हमारा संविधान कहता है कि आप इस तरीके का पदार्थ नहीं बेच सकते जो कि नशीला हो, जो कि आपके दिमाग के ऊपर कहीं ना कहीं असर करता हो, जो आपके दिमाग को अलग दिशा में लेके जाता हो, और वहीं पे आप पैसा कमाने के लिए, आप हमेशा रेवेन्यू का कहीं ना कहीं बात करके पैसा कमाने के लिए आप पूरे देश के अंदर शराब परोसने का काम कर रहे हैं, आप पूरे देश की युवा पीढ़ी को आप ढकेलने का काम कर रहे हैं नशे की तरफ। तो मैंने उस मुहिम को चलाया और मैं काफ़ी हद तक उसमें सक्सीड भी हुआ। मैंने पाया कि देश के अंदर इस नशे की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, घरों में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आज़ादी के बाद से गुजरात के अंदर शराब बैन है। जब गुजरात मॉडल की बात करते हैं तो देश के अंदर रिपीट क्यों नहीं करते हैं उस मॉडल को? तो हमने कहीं ना कहीं ये देखा कि ज़रूरत है कि जनता के बीच में जाके, जनता के पास जाके उनकी बातों को समझिए, उनके विचारधारा को समझिए और उनकी तकलीफों को समझिए, तो वो आप ज़्यादा अच्छी तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। तो इसलिए मैं राजनीति में आया। रोहित जी, हमारे ही चैनल पर आपके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह ने कहा था कि हम लोग चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी ने हम लोगों को विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ने दिया। हमारे मन में कुंठा है और ये देख भी रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के ऊपर दबाव बनाया था। इस बयान पर क्या कहेंगे? क्या इस तरीके के दबाव आगे भी रहेंगे समाजवादी पार्टी के आरएलडी के ऊपर कि लोकसभा चुनाव में केवल सीमित सीटें दी जाएं, नाम मात्र सीटें दी जाएं, गठबंधन के नाम पर शामिल किया जाए? देखिए, मैं जिस बयान की आप मंजीत सिंह जी के बयान की आप बात कर रहे हैं, आपके कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं बिल्कुल उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड है कि मेरे मन में कुंठा में चुनाव लड़ना चाहता था। मैं मान रहा हूं और मैं चाहूंगा कि इस बयान को आप मुझे अगर इस डिबेट के बाद, इस चर्चा के बाद अगर मुझे सुनवा दें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल, सुना नहीं है तो इसलिए मैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा, परंतु मैं ये जरूर कहूंगा कि हमने पूरे सम्मान के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था
हमने पूरे सम्मान के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ किया था। हमारे दोनों नेताओं की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, दोनों नेता पढ़े लिखे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों एक अच्छे पढ़े लिखे विदेश से पढ़ के आए नेता हैं और दोनों की विचारधारा लगभग सामान्य है और दोनों कहीं ना कहीं जनता के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और जनता के बीच में रह के काम करना चाहते हैं। और हमारे नेताओं के बीच में एक अच्छी गहरी दोस्ती भी है, जो एक पारिवारिक दोस्ती होती है, वो भी कहीं ना कहीं हम देखते हैं। और चाहे वो कोई भी गठबंधन हमने समाजवादी पार्टी के साथ किया हो, चाहे वो 2019 का हो, चाहे वो 2022 का हो, या निरंतर चल रहा जो गठबंधन है, उसके अंदर हमें कहीं भी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं दिखी जहां पे एक दूसरे के सम्मान को किसी ने भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की हो। अब बिल्कुल एक चीज़ और है, अंतिम सवाल आपसे है कि जहां 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, जहां संपूर्ण विपक्ष एक हो रहा है, तो केवल 30 सीटें जीतने के लिए चाहिए। तो ऐसे में क्या देखते हैं आप कि जो विपक्ष है वो एकजुट हो पाएगा, या फिर अभी चाहे आम आदमी पार्टी हो वो अलग बिखरे हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी हो अलग है, कांग्रेस भी अभी स्टैंड नहीं साफ कर रही है, दिल्ली में अध्यादेश जो लागू हुआ उसको लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल नाराज हैं। तो ऐसे में कैसे आप लोग सब लोग अपनी मंशा बनाते हैं कि हम लोग एक बार फिर देश में सरकार बना पाएंगे? और आरएलडी का उत्तर प्रदेश में भी किसी भी तरीके का नक्शा साफ नहीं है, कहाँ कहाँ सीटें मिलेंगी, कैसे आरएलडी कार्यकर्ता आगे जो है तैयारी अपनी शुरू करें? देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। राष्ट्रीय लोकदल हर चुनाव में हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और राष्ट्रीय लोकदल कोशिश करेगा कि वो कैसे अपने आप को विस्तार कर सके अन्य राज्यों तक, उसके लिए हम कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ आपने अगर ये कही कि अलग अलग विचारधारा के जो दल हैं वो एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसीलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है, इसीलिए बैठकें होती हैं कि जो शायद जिनके ऊपर हमारी सबकी सहमति नहीं बनती है उन मुद्दों को कहीं ना कहीं किनारे रख दिया जाता है और जिन पे सहमति बनती है वो जब मैक्सिमम सहमति हो जाती है तो वो उन मुद्दों को इकट्ठा कर लिया जाता है। इसी को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, इसी को गठबंधन कहते हैं। अगर हमारी और आपकी विचारधारा सेम हो जाएगी तो फिर तो पार्टी का मर्जर हो जाएगा, तब तो फिर पार्टी का कोई मतलब ही नहीं बचता अलग अलग पार्टियों का। हमारी और दूसरे दल की विचारधारा सेम नहीं हो सकती, हर मुद्दे के ऊपर सहमति नहीं बन सकती। इसीलिए तो ये बैठकें होती हैं जिसके अंदर हम ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय करते हैं। इसके अलावा आपने कहा कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीती, परंतु आप 2014 की अगर बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं 312 सीटों के आसपास वो जीत के आए थे। तो इसका मतलब उनका डिक्लाइनिंग ग्राफ है। यही चीज़ उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर अगर आप देख लीजिए तो 2017 के अंदर उनके पास अलग नंबर था, पर 2022 के अंदर उनका नंबर डिक्लाइन किया था, सीटें कम हुई थी, उनके पास 273 सीटों पर वो आ गए थे। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि जनता का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है और जनता को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने भरमाया है। आप किसानों की आय इन्होंने दोगुनी करने का वादा किया था 2022 में, आज 2023 के मिड में बैठे हुए हैं। क्या किसानों की आय 1.5 गुनी भी हुई जो उनका पहला वादा था? आप किसानों को एमएसपी नहीं दे रहे हो, उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो आप किस वर्ग के लिए काम कर रहे हो ये तो आपको साफ करना पड़ेगा ना। आप चंद उद्योगपतियों के लिए काम करके, क्योंकि हमने देखा आप तो व्यापारी की भी सरकार नहीं हो, आप तो व्यापारी का भी शोषण करने से पीछे नहीं हटते हो। तो आप चंद उद्योगपतियों के लिए काम करके आप अगर चाहते हो कि देश के ऊपर राज करते रहे तो ऐसा नहीं होगा। आपको मासेस के लिए काम करना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों को राशन अगर आपको देना पड़ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इन 80 करोड़ लोगों को सशक्त बनाने की जरूरत है कि हमको इनको सरकारी राशन की बजाय हमको आपको याद हो 2022 का चुनाव चल रहा था विधानसभा का, उस समय अमित शाह जी ने जयंत चौधरी के लिए कहा था कि हम चाहते जयंत चौधरी हमारे साथ आए, लेकिन उसके बावजूद हालांकि समाजवादी पार्टी से आपका गठबंधन रहा, लेकिन अभी भी जयंत चौधरी के क्षेत्रों में ही सिमटे हुए हैं, प्रदेश के अन्य जनपदों में दौरे नहीं करते, मंडलों में दौरे नहीं करते हैं। तो वही सत्ता पक्ष चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो या अपना दल एस हो, ओपी राजभर हो, हमेशा व्यंग कसते रहते हैं कि समाजवादी पार्टी की चाबी से जयंत चौधरी चलते हैं। क्या बात सही है? क्योंकि जयंत चौधरी के जो दौरे हैं वो प्रदेश में अभी ज्यादा नहीं देखे गए, पश्चिम के कुछ जिलों में ही सिमटे हुए हैं। क्या संगठन मजबूत नहीं है या फिर समाजवादी पार्टी की चाबी से चल रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये आरोप आप किस बेसिस पे लगा रहे हो। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं तो इसी महीने की अगर बात करूं तो माननीय जयंत चौधरी जी बनारस भी आए थे। सत्ता में शामिल दल हैं या अलग जो समाजवादी पार्टी से टूटे हुए दल, वो कह रहे हैं। ये कौन क्या कह रहा है इससे मतलब नहीं, उनका काम है आरोप लगाना। पर तथ्यहीन आरोप जब वो लगाते हैं
तो उनको ये भी देखना चाहिए। नहीं, तथ्यहीन क्यों? आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जी के कहां दौरे हुए? पश्चिम के कुछ जिलों को छोड़ दीजिए। बताने की कोशिश कर रहा हूं कि माननीय जयंत चौधरी जी इसी महीने में बनारस भी आए, माननीय जयंत चौधरी जी लखनऊ आ चुके हैं, माननीय जयंत चौधरी जी पीलीभीत गए हैं, माननीय जयंत चौधरी जी सीतापुर का दौरा कर चुके हैं, माननीय जयंत चौधरी जी आजमगढ़ गए हैं। अब आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर आजमगढ़ को मानते हो तो मुझे नहीं लगता ये हो सकता है उन विपक्षी दलों की सोच हो कि वो कहीं ना कहीं सीमित करने की कोशिश करें। प्लस हमने हमेशा देखा है कि राष्ट्रीय लोकदल को कहीं ना कहीं जाति के आधार पर सीमित करने की कोशिश करते हैं विपक्षी दल, कहीं ना कहीं क्षेत्र के आधार पर सीमित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी मंशा है कि राष्ट्रीय लोकदल को वो समेटें, क्योंकि उनको पता है कि अगर सरकार से कोई आज लड़ रहा है, धरातल पे कोई लड़ रहा है, तो वो एक ही दल है, वो है राष्ट्रीय लोकदल। माननीय जयंत चौधरी जी समरसता अभियान के तहत 1500 गांव के अंदर जा रहे हैं और स्वयं जाके वो गांव के अंदर प्रवास भी कर रहे हैं और जनता की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुनने की बात कर रहे हैं, उनके मन की बात सुन रहे हैं और उस बातों को उठा के राज्यसभा में उठा के सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम निरंतर हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं और जनता के हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ आज राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ रोहित अग्रवाल, जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और समाजवादी पार्टी या फिर राष्ट्रीय लोकदल के दोनों नेताओं की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लोगों को बरगलाने का काम कर रही है, वहीं लगातार व्यापारियों का शोषण हो रहा है। आज हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में उन्होंने तमाम बातें रखी और इसके साथ ही राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा, उनके नेताओं की मंशा और किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति रहेगी, उस पर साफ साफ उन्होंने अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि 2024 में विपक्ष एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगा। तो वहीं आरएलडी प्रमुख करीब 15 से गांवों में जाकर यहां समरसता अभियान चला रहे हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में उन्होंने दौरा किया है। विपक्ष जहां उनके ऊपर आरोप लगाता है कि समाजवादी पार्टी की चाबी से आरएलडी प्रमुख चल रहे हैं, यह आरोप पूरी तरीके से निराधार है। आप देखते रहिए न्यूज़ आवर।